दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, भारत द्वारा बेसल वन मानक जो है किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 1999 में स्वीकार किया गया था बेसल वन। ओके, जिस समय IRCTC की स्थापना हुई थी। ओके, और रेलटेल का 2000 में स्थापना हुआ था। ओके, भारत द्वारा बेसल वन का मानक को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 1999 को। जबकि बेसल टू को कब स्वीकार किया गया था? अप्रैल 2009 में। अप्रैल 2009 में। ओके, बेसल टू नहीं 1 बल्कि 1 अप्रैल को। ओके, बेसल अप्रैल ठीक है, अप्रैल 2009 को मानव को स्वीकार किया गया था। 1 वाला 1999 को। ओके, ठीक 10 साल बाद बेसल टू को, बेसल वन को ठीक 10 साल पहले 1999 को, और ठीक 10 साल बाद बेसल टू को मानक को स्वीकार किया गया था। ओके, जिसमें ये क्या था, 1974 में गठित किया गया था बेसल कमेटी, जिसमें यूरोपियन संघ के बैंक के शामिल हुए थे। ओके, ये क्या किया गया था कि प्रक्रियागत सिस्टम को अपनाने के लिए कहा था, जो NPA बढ़ते जा रहा था। बेसल 3 के कार्यान्वयन को किस कारण जनवरी 23 तक स्थगित किया गया था? 23 तक ही क्यों स्थगित किया गया था बेसल 3 को? कोविड-19 महामारी के कारण। ओके, बेसल 3 जो है इसका कार्यान्वयन किस कारण जनवरी 2023 तक स्थगित किया गया था? तो कोविड-19 महामारी के कारण बेसल 3 जो कार्यान्वयन था, इसको क्या कर दिया था? पेंडिंग डाल दिया था। बेसल 3 का जो क्राइटेरिया था, देखिए बेसल 99 को बेसल 1 वाला को अपना लिया गया था, फिर 10 साल बाद बेसल 2 को अपनाया गया था, लेकिन बेसल 3 को 2023 तक पेंडिंग रखा गया। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण जनवरी 2023 तक स्थगित रखा गया था। किस कारण से? ओके, किसी भी देश का इकोनॉमिक्स कैसा है उसका करंट अकाउंट देख लीजिए, चालू खाता, ठीक है, पता चल जाएगा स्थिति इकोनॉमिक्स का, देश का इकोनॉमिक्स का। कोविड-19 के कारण बेसल 3 का कार्यान्वयन किस महीना एवं वर्ष तक स्थगित किया गया था? जनवरी 23 तक स्थगित किया गया था या मार्च 23 तक स्थगित किया गया था? 23 तक। ओके, जनवरी 23 तक स्थगित किया गया था कोविड-19 के कारण। बेसल 3 का कार्यान्वयन किस महीने तक स्थगित किया गया था? जनवरी 2023 तक स्थगित किया गया था। ओके, कोविड-19 के कारण बेसल 3 का कार्यान्वयन किस महीने तक स्थगित किया गया था? जनवरी 2023 तक। ओके, 23 बेसल 3 को पेंडिंग में डाल दिया गया था 2023 तक। कारण क्यों? कोविड-19 के कारण। वर्तमान में पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है? जैसा कि पाठ में उल्लेखित है 9% है। वर्तमान में पूंजी पर्याप्तता रेशियो कितना है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना होगा? पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% होगा। ओके, पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है? 9% है। ओके, पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है? 9% है। ओके, बेसल 1 के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है? बेसल 1 के अंतर्गत में 8% है। ओके, बेसल 1 के अंतर्गत में पूंजी पर्याप्तता 8% है, जबकि पूंजी पर्याप्तता रेशियो कितना है वर्तमान में? 9% है।
पूंजी पर्याप्तता अनुपात है 9% वर्तमान में, लेकिन बेसल 1 कहता है कि 8% होना चाहिए, 8%, लेकिन वर्तमान में 9% है। ओके, पूंजी पर्याप्तता अनुपात है 8% है, वर्तमान में 9% है, लेकिन बेसल 1 कहता है 8% होना चाहिए। और ये बेसल 1 को अपनाया गया था 1999 का जो मानक था। ओके, बेसल 3 के तहत निर्मित जोखिम फंड का उपयोग कब किया जाएगा? संकट की घड़ी में किया जाएगा। किस समय किया जाएगा? संकट की घड़ी में। बेसल 3 के तहत जो निर्मित जोखिम फंड है, इसका उपयोग कब किया जाएगा? संकट की घड़ी में। ओके, बेसल 3 के तहत जो निर्मित जोखिम फंड है, ओके, यानी इमरजेंसी फंड जो बनाया गया है, इसका उपयोग कब किया जाएगा? बेसल 3 के तहत में, संकट की घड़ी में। ओके, जोखिम फंड इमरजेंसी फंड है, बेसल 3 के अंतर्गत में किया जाएगा और इसे संकट की घड़ी में उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इमरजेंसी फंड, प्रधानमंत्री कोष की स्थापना किया था भारत में, लेकिन प्रधानमंत्री ने सारा पैसा उसे चाची कर दिया है, वॉलेंट्री घोषित कर दिया है, जबकि इसमें सरकारी कर्मचारी है शामिल। कौन कौन? वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, ठीक है, एक और व्यक्ति है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसको पैसा खुद ही रख लिया, अब बता भी नहीं रहा है। उसमें डोनेट हम लोग भी किए थे और सब भी सर है, और उस जोखिम फंड का उपयोग बेसल 3 के तहत में किया जाएगा और संकट की घड़ी में। ओके, जबकि पैसा जोखिम के लिए दिया गया था, संकट की घड़ी के लिए दिया गया था, लेकिन खुद ही बचा लिया है। प्रेजेंट में भी सरकार भारत द्वारा बेसल 1 और बेसल 2 मानकों को स्वीकार करने के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 10 वर्ष का। बेसल 1 बेसल 2 के मानक जो स्वीकार किए थे, जी हाँ, 10 वर्ष का अंतर है। 1999 बेसल 1 और 2009 को 10 साल बाद अपनाए थे, ठीक है। बेसल 3 को 2023 तक पेंडिंग डाल दिया था। रीजन क्यों? कोविड-19 के कारण। ओके, बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राहक की शिकायतों को सुनना, समाधान हेतु कदम उठाना। बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राहकों की शिकायत को सुनना, समाधान हेतु कदम उठाना। ग्राहक की शिकायत को सुनना, समाधान हेतु कदम उठाना, ये जो है बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्राहकों की शिकायतें को सुनना, समाधान हेतु कदम उठाना, यह बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओके, बैंकिंग लोकपाल योजना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 2 बार। बैंकिंग लोकपाल योजना में कितनी बार संशोधन किया गया? 2 बार किया गया है। और ये बैंकिंग लोकपाल का क्या उद्देश्य है? ग्राहकों की शिकायत सुनना, समाधान हेतु कदम उठाना। ओके, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? रिजर्व बैंक करेगा। ओके, कौन करता है? रिजर्व करता है। आरबीआई बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा? आरबीआई करेगा। 2 बार संशोधन किया जा चुका बैंकिंग लोकपाल का, आज जिसका उद्देश्य है शिकायत को सुनना। ओके, एक्ट भले संसद बनाती है। ओके, अधिनियम यानी, लेकिन लोकपाल नियुक्त करेगा कौन? आरबीआई करेगा। ओके, और
बैंकिंग जो मर्ज किया गया था, ये किसने किया था? वित्त मंत्री ने किया था। ओके। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश की प्रकृति क्या है? अंतिम और बाध्यकारी नहीं है। ओके। अंतिम और बाध्यकारी नहीं हो, ना ही अंतिम है ना ही बाध्यकारी है। ओके। बैंकिंग लोकपाल द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है, इसकी प्रकृति कैसी है? अंतिम और बाध्यकारी नहीं है। ओके। बैंकिंग लोकपाल की आदेश कैसा है? अंतिम है नहीं, ना ही बाध्यकारी है। ओके। अंतिम और बाध्यकारी नहीं है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, जिसका काम है क्या है? शिकायत का सुनना, समाधान करना। बैंकिंग लोकपाल में 2 बार संशोधन किया जा चुका है। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है? सभी कमर्शियल बैंकों। ओके। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं जिनकी शाखाएं 10 या उससे अधिक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ करके दिया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लोकपाल नियुक्त नहीं कर सकता है। बाकी कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है? वाणिज्यिक बैंक जिसकी शाखा 10 से ऊपर है वो लोकपाल नियुक्त करेगा, बैंकिंग लोकपाल। जिसकी भी शाखा 10 से अधिक है बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करेगा। ओके। स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश से किन बैंकों को बाहर रखा गया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रखा गया है। स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश से किन बैंकों को बाहर रखा गया है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रखा गया है। ओके। स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश से किन बैंकों को बाहर रखा गया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रखा गया है। ओके। आईएफसी का उद्देश्य क्या था? सहकारी या प्राइवेट सेक्टर को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है। स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश से किन बैंकों को बाहर रखा गया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रखा गया है। ओके। आज बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक है जिसका ब्रांच 10 से ऊपर है वो बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करेगा। ओके। और ये आरबीआई करता है। इसका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी नहीं होता है बैंकिंग लोकपाल का। यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय बैंक से संबंधित शिकायत करता है तो उसका निवारण कौन करेगा? विदेशी नागरिक अगर शिकायत करता है बैंकिंग लोकपाल करेगा। ओके। कौन करेगा? बैंकिंग लोकपाल। विदेशी नागरिक भारतीय बैंक से संबंधित शिकायत करता है, भारतीय बैंक से संबंधित शिकायत करता है तो उसका निवारण कौन करेगा? बैंकिंग लोकपाल करेगा। डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 2019 में शुरुआत हुआ था डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना का शुरुआत। डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत कब किया गया? 2019 में। डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत कब किया गया? 2019 में किया गया था। ओके। 2018 में 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत किया गया था। 2017 में क्या किया गया था? रेलवे को मर्ज किया कर दिया गया था। डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना किन संस्थानों द्वारा किए गए लेन देन से संबंधित शिकायतों को देखती है? कमर्शियल बैंक को देखती है। डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना
किन संस्थानों के द्वारा किए गए लेन देन से संबंधित शिकायतों को देखती है? तो डिजिटल लेन देन में लोकपाल योजना जो है डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना किन संस्थानों द्वारा किए गए लेन देन से संबंधित जो शिकायत है उसको देखती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना किन संस्थानों द्वारा किए गए लेन देन से संबंधित शिकायतों को देखती है? तो आरबीआई द्वारा देखती है। ओके, इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा देखती है। बैंकों के माध्यम से किए गए डिजिटल लेन देन से संबंधित शिकायतें किस योजना के तहत देखी जाएगी? बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत में देखी जाएगी। बैंकों के माध्यम से किए गए जो डिजिटल लेन देन है उससे संबंधित जो शिकायत है किस योजना के तहत देखी जाएगी? बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत देखी जाएगी। और डिजिटल लेन देन योजना इन संस्थानों द्वारा किए गए लेन देन से संबंधित शिकायतों को देखती है। तो आरबीआई के द्वारा देखी जाएगी। आरबीआई द्वारा विनियमित गैर बैंकिंग संस्थान के द्वारा किन संस्थानों द्वारा किए गए लेन देन से संबंधित शिकायत देखती है? तो आरबीआई द्वारा जो विनियमित गैर बैंकिंग संस्था है उसको देखेगी। ओके, सहकारी बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं वे किसके नियमों द्वारा संचालित होते हैं? तो सहकारी बैंक है जिस राज्यों में स्थापित होते हैं वे किसके नियमों द्वारा संचालित होते हैं? आरबीआई के द्वारा या संबंधित राज्य के द्वारा? संबंधित राज्य के द्वारा होगा। ओके, संबंधित राज्य के नियम के द्वारा। सहकारी बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं सहकारी बैंक जिस राज्य में स्थापित होते हैं वे किसके नियमों द्वारा संचालित होते हैं? तो संबंधित राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। मतलब जो राज्य में ये नियम बनेगा उसी राज्य के नियम के अनुसार सहकारी बैंक को चलाना होगा। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर वाला है? 3 स्तर वाला है। सहकारी बैंक जो है भारत में कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर है। ओके, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं? केंद्रीय या जिला बैंक जिला स्तर पर काम करते हैं। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। केंद्रीय हो या जिला सहकारी बैंक हो किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। ओके, सहकारी बैंकिंग संरचना के तृतीय स्तर पर कौन सी संस्थाएं होती हैं? प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। ओके, प्राथमिक ऋण समितियां होती है।
सहकारी बैंकिंग संरचना के तृतीय स्तर पर कौन सी संस्थाएं होती है? प्राथमिक ऋण समितियां होती है। ओके। सहकारी बैंकिंग संरचना के तृतीय स्तर पर कौन सी संस्थाएं होती है? तो प्राथमिक ऋण समितियां होती है। ए घोष समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ए घोष समिति है, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए। ओके। ए घोष समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? धोखाधड़ी से रोकने के लिए। ओके, बैंकों में धोखाधड़ी से रोकने के लिए ए घोष जो है घोषणा करता है कि धोखाधड़ी नहीं होगा। ए घोष घोषणा करता है कि धोखाधड़ी नहीं होगा बैंक में आपके साथ। ओके। सहकारी बैंकिंग संरचना में जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं कौन है? केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक होगा। ओके। सहकारी बैंकिंग संरचना में जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्था कौन है? तो जिला स्तर पर कार्य करती केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक कार्य करती है। ओके। राज्य सहकारी बैंक को सहकारी बैंकिंग ढांचे में किस रूप में वर्णित किया है? शीर्षस्थ संस्थाएं के रूप में वर्णन किया है। ओके। शीर्षस्थ संस्था के रूप में राज्य सहकारी बैंक सहकारी बैंकिंग ढांचे में किस रूप में वर्णित किया? शीर्षस्थ बैंक के रूप में कार्य किया है। ओके। राज्य सहकारी बैंक को सहकारी बैंक ढांचे में किस रूप में वर्णित किया? तो शीर्षस्थ बैंक के रूप में। नरसिम्हन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वित्तीय और बैंकिंग सुधार के लिए। वित्तीय और बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। ओके। एसएस तारापुर समिति का उद्देश्य क्या है? एसएस तारापुर समिति का उद्देश्य क्या है? विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता। ओके। विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता है। ओके। एसएस तारापुर समिति का उद्देश्य क्या है? विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता है। विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता है एसएस तारापुर समिति का उद्देश्य। आरवी गुप्ता समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? कृषि के लोन में। आरवी गुप्ता समिति किस
समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में किया गया था। ओके, कृषि ऋण के क्षेत्र में किया गया था। ओके, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता किसने देखा था? तो इसे तारापुर समिति का उद्देश्य था ये। और आरबी गुप्ता का कृषि लोन पर कृषि ऋण सुधार में आरबी गुप्ता का हो गया। दीपक पारिक समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? दीपक पारिक समिति जो है आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों से संबंधित है। ओके, आधारिक संरचना के वित्तीय मामले से संबंधित है। ओके, आधारित जो संरचना है उसके वित्तीय मामले आधारित संरचना के वित्तीय मामले से संबंधित दीपक पारिक समिति का किस क्षेत्र से संबंधित है? आधारित संरचना के वित्तीय मामले से है। ओके, डी सुब्बा राव समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए किया गया था। डी सुब्बा राव समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया था? तो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी के टेक्निकल सलाह के लिए। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति का तकनीकी सलाह के लिए डी सुब्बा राव का किया गया था। और कृषि ऋण का गुप्ता जी का, ओके, आरबी गुप्ता के लिए। अब बैंकिंग धोखाधड़ी से सुधार के लिए किसका किया गया था? ए घोष समिति का। ओके, दामोदरन समिति ने आवश्यक सेवाओं के संबंध में क्या सिफारिश की थी? दामोदरन समिति ने जो आवश्यक सेवा है उसके संबंध में क्या सिफारिश की थी? निःशुल्क बनाने की। आवश्यक जो वस्तु है निःशुल्क बनाने की थी। दामोदरन समिति ने जो आवश्यक सेवा है उसके संबंध में क्या सिफारिश की थी? निःशुल्क बनाने की सिफारिश की थी। ओके, श्यामला गोपीनाथ समिति किस विषय से संबंधित है? लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव। श्यामला गोपीनाथ समिति किस विषय से संबंधित थी? तो श्यामला गोपीनाथ है, देखते महिला छोटा छोटा बचत करती है यानी लघु बचत करती है। ओके, तो श्यामला गोपीनाथ जो है छोटी छोटी बचत करती है यानी लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव से संबंधित है। श्यामला गोपीनाथ किस विषय से संबंधित थी? लघु बचत योजना के
संदर्भ में सुझाव से। ओके, लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव हेतु किया गया था। दामोदरन समिति ने आवश्यक बस सेवाओं के संबंध में क्या सिफारिश की थी? निःशुल्क बनाने की थी। ओके, कृषि लोन का बी गुप्ता, आर.बी. गुप्ता ने। ओके, RSS तारापुर विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन से संबंधित था, यानी कैपिटल अकाउंट की परिवर्तनीयता इनकम्प्लीट ट्रांसफरेबल बनाना था। विदेशी विनिमय में कैपिटल अकाउंट को परिवर्तनीयता से संबंधित था। उर्जित पटेल समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? उर्जित पटेल समिति का गठन किसके उद्देश्य से किया गया था? मॉनेटरी पॉलिसी ढांचे का विश्लेषण करना एवं सशक्तिकरण करना। ओके, उर्जित पटेल समिति का उद्देश्य क्या था? मौद्रिक यानी मॉनेटरी पॉलिसी की ढांचे का विश्लेषण और सशक्तिकरण। ढांचे का विश्लेषण एवं सशक्तिकरण। ढांचे का विश्लेषण एवं सशक्तिकरण, ये था उर्जित पटेल समिति का गठन का उद्देश्य। मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण एवं सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या था? उर्जित पटेल समिति का गठन करना। किस उद्देश्य से किया गया था? मॉनेटरी पॉलिसी के ढांचे का विश्लेषण करना एवं सशक्तिकरण करना। ओके, और पूंजी खाता के परिवर्तनीयता से संबंधित कौन था? पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित विदेशी विनिमय में तो SS तारापुर समिति था। ओके, और बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित कौन था? ए घोष था। उषा थोराट समिति का उद्देश्य क्या था? उषा थोराट समिति का उद्देश्य क्या था? देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध करवाना। उषा थोराट समिति का उद्देश्य क्या था? देश के जितने भी गांव हैं उसमें फाइनेंशियल सेवा उपलब्ध करवाना है। ओके, थोड़े से जगह में नहीं बल्कि गांवों में भी, थोड़े से जगह में नहीं बल्कि गांव में भी फाइनेंशियल सेवा उपलब्ध करवाइए, उषा थोराट समिति का उद्देश्य था। ओके, थोराट समिति का उद्देश्य था। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी पर तकनीकी सलाह देने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया था? डी सुब्बाराव समिति का गठन किया गया था। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के तकनीकी सलाह देने के उद्देश्य से किया गया था डी सुब्बाराव समिति का, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के ढांचे का विश्लेषण और सशक्तिकरण के लिए उर्जित पटेल। ढांचे का विश्लेषण और सशक्तिकरण के लिए। ओके, सशक्तिकरण यानी अब शक्तिशाली है पटेल,
ठीक है, तो वो विश्लेषण के लिए उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया था। और मॉनेटरी पॉलिसी के तकनीकी सलाह देने के लिए डी सुब्बाराव समिति का गठन किया गया था। उषा थोराट ने कहा था गांव में फाइनेंशियल सेवा उपलब्ध करवाना है। ओके। एमबी नायर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? एमबी नायर ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण की समीक्षा करना, यानी प्राथमिक प्राप्त जो क्षेत्र है उसके वर्गीकरण की समीक्षा करना एवं उधार संबंधी दिशा निर्देश प्रस्तावित करना है। ओके। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण की समीक्षा करना एवं उधार संबंधित दिशा निर्देशों को प्रस्तावित करना है। ओके। एमबी नायर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण की समीक्षा एवं उधार संबंधी दिशा निर्देश प्रस्तावित करना है। ओके। एमबी नायर समिति का गठन मौद्रिक नीति के ढांचे का विश्लेषण करना है। यह सशक्तिकरण उर्जित पटेल समिति ने किया था। ओके। अब बैंकिंग धोखाधड़ी से एक घोष से संबंधित है। एमबी नायर समिति का उद्देश्य क्या है? जो भी प्राथमिक प्राप्त जो क्षेत्र है उसके वर्गीकरण की समीक्षा करना, ओके, एवं उधार संबंधी दिशा निर्देश देना। उधार संबंधी जो दिशा निर्देश है वो भी देना है। ओके। बैंकिंग दर से क्या अभिप्राय है? बैंकिंग दर का मतलब क्या है? सामान्य ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों का पैसा उधार देता है। ओके। वह सामान्य ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ओके। वह सामान्य ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। तो बैंक दर से क्या अभिप्राय है? यही अभिप्राय है। ओके। बैंक दर से क्या मतलब है? जनरल ब्याज दर पर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। कॉमर्शियल बैंकों को यानी रिवर्स वाला रेपो रेट का बात कर रहा है। ओके। ये रेपो रेट के बारे में। वह सामान्य ब्याज दर जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर के माध्यम से आरबीआई क्या नियंत्रित करता है? क्रेडिट कंट्रोल करता है। ओके। या साख नियंत्रण जिसे कहिए। ओके। बैंक दर के माध्यम से आरबीआई क्या नियंत्रित करता है? साख नियंत्रण करता है, यानी क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल करता है बैंक दर के माध्यम से। बैंक दर के माध्यम से आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है। बैंक दर में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
दर में परिवर्तन होने से वृद्धि हो सकता है। ओके, दर में वृद्धि होने से बैंक के दर में वृद्धि होने पर कमर्शियल बैंकों द्वारा ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ब्याज दरों में क्या प्रभाव पड़ सकता है? वृद्धि इफेक्ट पड़ता है। ओके, बैंक दर में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा। ओके, बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंक को कमर्शियल बैंक का जो ब्याज दर है वो भी बढ़ेगा। ओके, बैंक दर में वृद्धि होने पर क्या होता है? कमर्शियल बैंक का जो ब्याज है वो भी वृद्धि हो जाएगा। ओके, बैंक दर में वृद्धि होने पर निवेशकर्ताओं और परिवारों की साख की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिमांड घट जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कमी हो जाएगी। बैंक दर में वृद्धि हो जाता है तो निवेशकर्ताओं और परिवारों का जो साख है उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी मांग जो है, डिमांड घट जाएगा। ठीक है, अगर वृद्धि हो जाएगा तो उपभोग, व्यय एवं निवेश में गिरावट का समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उपभोग, खर्च पर एवं निवेश में गिरावट से समग्र मांग का क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। उपभोग, व्यय एवं निवेश में गिरावट का समग्र मांग पर क्या प्रभाव होगा? कमी आएगी। उपभोग, व्यय एवं निवेश में गिरावट, अगर निवेश कम करिएगा तो डिमांड पर क्या होगा? कमी आएगी, डिमांड में कमी आ जाएगी। खर्च में, ओके, या निवेश में गिरावट कर दीजिए। खर्च में या निवेश में गिरावट कर दीजिए तो डिमांड में कमी आ जाएगी। खर्च में या निवेश में कमी कर दीजिए तो डिमांड में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ओके, खर्च में या निवेश में गिरावट तो डिमांड में कमी आ जाएगी। ओके, बैंक दर में वृद्धि से वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमी आएगी। ओके, बैंक दर में वृद्धि से वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमतों पर कमी आएगी बैंक दर में वृद्धि हो जाने से। ओके, बैंक दर में वृद्धि हो जाने से क्या होगा? वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों पर सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी आएगी। कि बैंक दर में कमी होने पर बैंकों की पूंजी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूंजी पर वो भी कम जाएगा या वृद्धि होगा? वृद्धि होगा। बैंक दर में कमी हो जाने पर पूंजी की मात्रा पर क्या प्रभाव होगा? पूंजी की मात्रा बढ़ जाएगा। अगर रेट घटा दीजिए तो पूंजी बढ़ने लगेगा, रेट घटा दीजिएगा तो पूंजी बढ़ने लगता है। ओके, बैंक दर में कमी करिएगा तो बैंकों की पूंजी की मात्रा बढ़ जाएगा। ओके, दर कम करिए तो पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है। बैंक दर में कमी होने पर बैंकों का ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी आएगी। बैंक दर में कमी कर दीजिएगा तो ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्याज दर कम हो जाएगा। बैंक की दर में कमी करिएगा तो ब्याज दर भी कम जाएगा। बैंक दर में कमी करिएगा तो बैंक का ब्याज दर भी कम जाएगा। तो बैंकों की ब्याज दरों पर क्या प्रभाव होगा? कमी आएगी। ओके, बैंक दर में कमी होने पर बैंकों की ब्याज दरों पर क्या प्रभाव होगा?
कमी आएगी। ओके। बैंक दर में कमी होने पर बैंकों के ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी आएगी। बैंक दर में कमी होने पर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा। बैंक दर में कमी होने पर बैंक के दर में कमी होने पर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगा। ओके। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगा। ओके। तो इस प्रकार आपका पार्ट 1 था इकोनॉमिक्स लेसन का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।